दोस्तों एक ऐसा श्राप जो सिर्फ बढ़ता रहेगा और लोगों को मारता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जापानी हॉरर मूवी के बारे में जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो। ये मूवी है नोरोई वो आगेरू, जिसका मतलब ही होता है श्राप को बढ़ने दो। हम देखेंगे एक कहानी जिसमें है बहुत सारे पुराने दोस्त, बेसिकली स्कूल के टाइम के दोस्त जो एक रात मिलेंगे रियूनियन के लिए। देन उनका प्लान बन जाएगा स्कूल जाने का, जहाँ पे हो जाएगी एक डिमोनिक गड़बड़। उन सब के पीछे पड़ जाएगा एक श्राप। कैसे, क्यों और कब, ये हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं हूँ डिमोनिक आर्काइव्स और आप देख रहे हो वो चैनल जो बेस्ट हॉरर रिकैप्स लेके आता है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इंस्टा को फॉलो करो पर्सनली बात करने के लिए, क्योंकि अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा नोरोई वो आगेरू मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है रियोको नाम की एक लड़की के साथ, जो रात के टाइम पे एक स्कूल के हॉलवे में बच के भाग रही थी। वो एक जगह रुकती है, पर तभी उसके पीछे जो गेट था ना, वहां पे आ जाती है एक भूतनी जो भयंकर आत्मा थी और अब रे को फिर से अपनी जान बचाकर भागती है। भागते भागते वो थोड़ी देर पहले का सीन याद करती है और हमें पता चलता है कि आज रात को रियोको और उसके बहुत सारे दोस्तों का स्कूल का रियूनियन हुआ था एक बार में। 10 साल बाद का टाइम था ये, और आज रात हिकारी नाम की एक लड़की ने सजेस्ट किया था कि चलो सब लोग स्कूल चलते हैं मजे करने के लिए, और अब उसी वजह से रियोको अपनी जान बचाकर भाग रही है। अब भागते भागते रियोको टकरा जाती है अपनी एक दोस्त यूमिको से। रियोको यूमिको को बताती है जो उसके साथ हुआ, और यूमिको बोलती है कि डरो मत, जाओ वापस क्लास में जाओ जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं डिस्कशन के लिए। यूमिको देन और आगे चले जाती है बाकी लोगों को ढूंढने के लिए, एंड देन रियोको भाग जाती है क्लासरूम की तरफ। यहाँ से एक और बार फिर से सीन पास्ट में आता है, और असल में अभी कुछ देर पहले रियोको स्कूल के ऑडिटोरियम के बाहर गई थी, और वहाँ पे रियोको के पीछे एक स्टैचू का सर अपने आप जमीन पे गिर गया था। रियोको ने स्टैचू के सर को वापस रखा था, पर तभी रियोको के पीछे आ गई थी एक भयानक लड़की की आत्मा, और साथ ही साथ रियोको के पैर पे एक अजीब सा निशान भी आ गया था। देन इसके बाद वो इविल आत्मा रियोको के पीछे पड़ गई थी, और रियोको भागकर पहुंची थी सीढ़ियों के पास। वहां पे था एक बंद गेट जिसकी दूसरी तरफ भी वही इविल आत्मा थी। कहने का मतलब उसी स्टैचू को छूने के बाद रियोको के साथ इविल चीजें हो रही हैं। वही प्रेजेंट में अब रियोको भागकर पहुंचती है क्लास में, और रियोको के होश उड़ जाते हैं क्योंकि क्लास में उसके सारे दोस्तों के बीच में पड़ी थी यूमिको की लाश। यूमिको को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से मार डाला था, जो कि अजीब बात है क्योंकि अभी कुछ देर पहले यूमिको रियोको को हॉलवे में दिखाई दी थी। सीन एक बार फिर से आता है पास्ट में, जहाँ पे सारे लोग बार में मिले थे और अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे अब हमें फाइनली सबके नाम पता चलेंगे। ग्रुप में थे गुनपी नाम का एक लड़का, फुबुकी नाम की एक लड़की, यूमिको जो मर चुकी है, निशिमुरा नाम की लड़की, शुन नाम का एक लड़का, केंता नाम का एक और लड़का, नाना नाम की एक लड़की, हिकारी जो सजेस्ट करती है स्कूल में जाने के लिए, और असल में हिकारी कहीं ना कहीं रियोको से जलती थी किसी लड़के के टॉपिक पे, जो हमें आगे पता चलेगा। और फाइनल 2 लड़के थे, वाकाबेयाशी और ताकेशी। दोस्तों ताकेशी ही वो लड़का है जिसके ऊपर रियोको और हिकारी लड़ रहे थे पास्ट के टाइम से। अब रियूनियन के वक्त रियोको स्कूल जाना नहीं चाहती थी, पर पीयर प्रेशर की वजह से उसे जाना पड़ता है। वह सब लोग स्कूल पहुंचकर ऑडिटोरियम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। रियोको बास्केटबॉल नहीं खेलती क्योंकि वो ज्यादा ड्रंक थी, तो वो कोने में जाकर बैठ जाती है और जल्दी उसकी आंख लग जाती है। इसके बाद जब रियोको को होश आता है तो उसके सारे दोस्तों से छोड़कर जा चुके थे, और यही वो टाइम था जब रियोको ऑडिटोरियम के बाहर गई थी और वो स्टैचू का सर अपने आप गिर गया था। रियोको ने सर को वापस लगाया था और तभी से पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं। ये सारी बातें अब रियोको प्रेजेंट में बता रही थी ताकेशी को एक क्लासरूम में, और रियोको को अब एक पुरानी बात याद आई थी। पर यहाँ पे इससे पहले आप लोग जान लो कि जो ताकेशी है ना, वो अभी भी रियोको को प्यार करता है। एनीवे जो बात रियोको को याद आती है वो ये थी, असल में बहुत पहले एक लड़की थी जिसने स्कूल की ऑडिटोरियम की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी, और उसी टाइम से उस लड़की की श्रापित आत्मा स्कूल में घूमने लगी है। यही वजह है कि वो स्टैचू ऑडिटोरियम के बाहर लगाया गया था, जिससे आत्मा शांत हो गई थी। पर आज रात रियोको ने वो स्टैचू शायद तोड़ दिया है, और इसलिए वो आत्मा गुस्से में आ गई है। यहाँ पे अजीब बात ये थी कि अगर स्टैचू रियोको की वजह से टूटा है, तो लड़की की आत्मा ने रियोको को क्यों नहीं मारा? उसने सबसे पहले यूमिको को क्यों मारा? इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था, और ये सारी बातें नाना गेट के पास से सुनकर परेशान हो रही थी।
दोस्तों असल में नाना भी थोड़ी पास की बात याद कर कर हमें बताती है कि बास्केटबॉल खेलते वक्त बॉल चले गई थी बाहर स्टैचू के पास। नाना बॉल लेने के लिए गई थी और वहीं पे गलती से नाना से वो स्टैचू टूट गया था। नाना ने स्टैचू का सर वहीं पे वापस लगा दिया था, पर इसका मतलब जो स्टैचू तोड़ने वाली है ना, वो नाना है, रेयो को नहीं है। जिससे अब नाना डर जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि शायद वो भी मर जाएगी। हालांकि डेमोनिक आत्मा ने यूमिको को सबसे पहले क्यों मारा ये अभी भी समझ नहीं आ रहा था। देन तभी रियोको और ताकेशी देख लेते हैं नाना को और नाना डर के मारे भागती है। दोनों लोग नाना के पीछे भागकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी सबको सुनाई देती है फुबुकी की चीख, क्योंकि उसे मिली थी वाकाबायाशी की लाश। यानी कि अब दो लोग मर चुके हैं और दोनों की गर्दन पे अजीब से निशान भी आ गए थे मरने के बाद। इसके बाद दोनों लाशों के साथ सारे दोस्त वापस क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फुबुकी बताती है कि उसने वाकाबायाशी को किसी से बचते हुए भागते हुए देखा था। एंड देन जब फुबुकी वाकाबायाशी के पास गई तो वो ऑलरेडी मर चुका था। नाना को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है यहाँ पे और वो पागलों की तरह क्लास से भाग जाती है डर के मारे। और अब हिकारी यहाँ पे ये बोलने लगती है कि शायद उन्हीं सब में से कोई सीरियल किलर है जो अपनी पुरानी स्कूल की दोस्ती का बदला निकाल रहा है, क्योंकि दोस्त तो पूरे स्कूल में वही सिर्फ दोस्त थे और कोई भी नहीं था। देन हिकारी इल्जाम लगाने लगती है फुबुकी पे, क्योंकि दोनों लाशों को फुबुकी ने ही ढूंढा था, जिससे फुबुकी को आ जाता है गुस्सा और वो क्लास से बाहर जाने लगती है ये पता लगाने कि आखिर वो दोनों मरे कैसे। फुबुकी प्लान ये बनाती है कि वो अकेले बाहर जाएगी और बाकी सब लोग क्लास में ही रहेंगे, जिसका मतलब अगर फुबुकी मारी गई तो नाना किलर है, क्योंकि वो ही क्लास से ऑलरेडी बाहर थी। हालांकि कोई भी फुबुकी को अकेले बाहर नहीं जाने देता और सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं सिवाय हिकारी और रियोको के। अब शुन जाकर फुबुकी को पहले रोक देता है और वो समझाता है कि हिकारी की बातों को दिल से न लगाओ, पर अब फुबुकी गुस्से में थी। दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक शुन को फुबुकी के अंदर दिखाई देने लगती है वो डिमोनिक आत्मा। वही क्लास में हिकारी और रियोको में अनबन हो जाती है और सीन वापस बाहर में जाता है जहाँ पे वॉशरूम में हिकारी और रियोको बात कर रहे थे और हमें यहाँ पे उनकी बातों से फिर से पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां स्कूल के टाइम पे ताकेशी को पसंद करती थी। एक टाइम पे ताकेशी का दोनों लड़कियों से भी रिलेशन चल रहा था, पर देन ताकेशी ने हिकारी को छोड़ दिया और रियोको को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। एनीवे वहीं प्रेजेंट में उस डिमोनिक आत्मा ने शुन को भी मार डाला था। और दोस्तों यहाँ पे से सीन पास में जाएगा और हमें पता चलेगी उस डिमोनिक आत्मा की कहानी। हम पास में मिलते हैं मियोको नाम की लड़की से और उसकी बेस्ट फ्रेंड कुरोमी से। दोनों लड़कियां शोता नाम के एक लड़के के पीछे पागल हो रखी थी और उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती भी तोड़ दी थी शोता के चक्कर में। मियोको कुरोमी को समझाने की कोशिश करती है कि शोता उससे प्यार करता है और कुरोमी को नहीं करता, पर फिर कुरोमी मियोको को बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम चली जाओ छत पे, क्योंकि शोता तुम्हें छत पे बुला रहा है। मियोको दिन छत पे चले जाती है और वहाँ पे मिलती है वो शोता से। वहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और गले मिलते हैं, और तभी शोता हो जाता है डिमोनिक और बोलता है कि उसे दो लड़कियों का खेल नहीं पसंद और शोता मियोको से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ कुरोमी से प्यार करता है। जिसके बाद वो लड़का मियोको को धक्का दे देता है ऑडिटोरियम की छत से और मियोको नीचे गिरकर मारी जाती है। ये सब देख रही थी कुरोमी क्लासरूम से। कहने का मतलब ये सब कुछ शोता और कुरोमी की मिली भगत थी ताकि वो मियोको को अपने रास्ते से हटा सके। मियोको की ही आत्मा स्कूल में घूमती है प्रेजेंट में और अब तीनों लाशों को क्लासरूम में सारे दोस्त ले जाकर रख देते हैं। फुबुकी अब रो रही थी शुन की लाश पे, क्योंकि रियल लाइफ में शुन को वो डेट कर रही थी। इसके बाद हिकारी फिर से इल्जाम लगाती है फुबुकी पे, क्योंकि एक और बार फुबुकी ने ही लाश को ढूंढा था। हालांकि यहाँ पे अब रियोको बता देती है सब लोगों को श्राप के बारे में, जिस पे हिकारी बिल्कुल यकीन नहीं करती और वो रियोको को बोलती है कि अगर तुम ज्यादा श्राप के बारे में यकीन कर रहे हो तो शायद तुम ही सीरियल किलर हो। केंटा रियोको को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है और उसकी तरफदारी करता है, पर जल्दी ही सारे दोस्तों में बहसबाजी हो जाती है। कोई किसी को किलर बता रहा था और कोई भूतों की कहानियों पे यकीन कर रहा था, पर इस सबसे ओवरवेल्म्ड होकर नाना भाग जाती है कमरे के बाहर और निशिमुरा नाना के पीछे भागती है। पर सब लोग अब डर चुके थे, क्योंकि कोई तो था जो उन लोगों को एक एक करके मार रहा था। एनीवे इसके बाद रियोको स्कूल में निकल जाती है नाना को ढूंढने के लिए। वो पहुंचती है वॉशरूम में, जहाँ पे उसके सामने अचानक निशिमुरा आ जाती है। दोस्तों निशिमुरा रियोको को काम डाउन करती है, वो उसे समझाती है कि सब ठीक होगा, पर फिलहाल के लिए उन दोनों को नाना को ढूंढना होगा जो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। दोनों लड़कियां अलग अलग हो जाती है और अब नाना को ढूंढते ढूंढते रियोको पहुंच जाती है ऑडिटोरियम के पास स्टोर रूम में। वहाँ पे अंधेरे में रियोको को दिखाई देती है वो डिमोनिक आत्मा, पर साथ ही साथ अंधेरे
अंधेरे में ही नाना छिपी हुई थी। जैसे ही नाना रियोको को देखती है, अचानक नाना हमला कर देती है रियोको पे एक बेसबॉल बैट से और रियोको की होश उड़ जाती है। रियोको नाना को रोकने की कोशिश करती है, पर नाना के हिसाब से अगर वो सारे लोगों को मार डाले तो शायद श्राप उसे नहीं मारेगा। ऑब्वियसली रियोको को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपनी जान बचाकर भागती है। भाग के रियोको एंड में छिप जाती है कमरे में जहाँ पे केंता भी छुपा हुआ था। केंता रियोको को शांत कराता है और रियोको बताती है जो भी उसके साथ हुआ। केंता को लगने लगता है कि शायद नाना ही किलर है और रियोको यहाँ पे केंता को हिकारी के डिस्प्यूट के बारे में बता देती है कि कैसे हिकारी पुरानी बातों के लिए गुस्सा है ताकेशी को लेकर। और केंता यहाँ पे रियोको को रोक देता है। वो बताता है कि केंता आज पूरी रात रियोको से अच्छे से पेश इसलिए आ रहा था क्योंकि वो रियोको को पसंद करता है। यहाँ पे केंता रियोको को अब किस करना चाहता था ये बोल के कि शायद आज रात वो सब मारे जाएंगे, तो फाइनल किस तो बनती है। पर रियोको किस नहीं करना चाहती थी। वो केंता को पसंद भी नहीं करती थी और स्पेशली ये एक मौत की रात थी, ना कि रोमांस की। अब तभी वहां पे आ जाते हैं हिकारी। वो सब कुछ देख लेती है। हिकारी दोनों ही लोगों को उल्टा सीधा बोलकर चले जाती है क्योंकि हिकारी सोचती है कि रियोको तो पागल हो गई है और सबको किस करते हुए घूम रही है, जबकि रियोको ने केंता को किस करा भी नहीं था। इस सब के बाद रियोको भी वहां से भाग जाती है क्योंकि वो केंता को तो किस करने से रही और अब केंता रह गया था अकेला। और तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। केंता को फोन आता है एक अननोन इंसान का और दोस्तों फोन पे केंता जब बात करता है तो खुल के आता है एक डिमोनिक राज। असल में केंता रियोको को केस जानबूझकर कर रहा था। फोन पे जो इंसान है ना, उसने केंता को बोला था रियोको को किस करने के लिए और अगर ऐसा केंता ने नहीं किया तो श्राप उसे मार डालेगा। केंता डरा हुआ था और इसलिए वो रियोको को किस करने की कोशिश में था, पर सिंस वो अपने मिशन में फेल हो गया तो फोन पे इंसान केंता को बोलता है कि अब उसे मरना होगा। देन अचानक केंता के पास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। छत से नीचे लटक कर आती है वो डिमोनिक आत्मा जो केंता को बुरी तरीके से मार डालती है और उसकी गर्दन पे भी आ जाते हैं अजीब निशान। कहने का मतलब कोई इंसान है जो इस श्राप को कंट्रोल कर रहा है। वो इंसान कॉल पे ही था और ये मिस्ट्री आपका दिमाग हिला देगी जो अभी ही खुलने वाली है। अब सामने आ जाती है निशिमुरा जो हो गई थी डिमोनिक। वो बोलती है कि अभी 3 लोगों को मरना होगा और इसके बाद वो किस करती है केंता को, यानी कि दोस्तों टोटल 7 लोग मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, किस करते ही केंता की गर्दन पे एक अजीब सा जो निशान था वो गायब हो जाता है और चले जाता है निशिमुरा के शरीर पे। ये निशान हमने मूवी की स्टार्टिंग में रियोको के पैर पे भी देखा था जब उसने स्टैचू को टच किया था। ये निशान क्या है आगे पता चलेगा, पर इतना समझ लो कि सारे डिमोनिक काम निशिमुरा कर रही थी और उसने अब श्राप को केंता से वापस अपने ऊपर ले लिया था उससे किस कर, यानी कि ये श्राप किस करने से ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ से सीन आता है पास में और हम देखते हैं निशिमुरा को टीनेजर रूप में जो स्कूल में अकेले घूम रही थी और ढूंढ रही थी कूडो नाम के एक लड़के को जो निशिमुरा का दोस्त था। निशिमुरा को कूडो एक क्लास में रोता हुआ मिलता है जिसे निशिमुरा जाकर शांत कराती है और फिर वो उसे किस करती है। इसके बाद निशिमुरा थोड़ी खुश थी। हमें पता चलता है कि पास में भी निशिमुरा इस श्रापित खेल में फंसी हुई थी एक बार, पर वो बच के निकल गई थी क्योंकि उसे ये किस वाली टेक्निक पता चल गई थी। थोड़ी देर में देन निशिमुरा देखती है कूडो को मसामी नाम की लड़की को किस करते हुए, पर फिर अचानक आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा सीढ़ियों से क्रॉल करते हुए और वो कूडो और मसामी दोनों को ही मार डालती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कूडो श्रापित हो गया था और उसे किस करते ही मसामी भी श्रापित हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये श्राप किस करने से ही क्यों फैलता है। वेल, इस बात का पता लगाने के लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ और ज्यादा पास्ट में। याद है आपको कि पास्ट में मियोको नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। वेल, मरने से पहले मियोको को लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छत पे किस करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मियोको की किस करने वाली इच्छा अधूरी रह गई थी और इसलिए प्रेजेंट में मियोको को श्राप किस कर ही फैलता है। एनीवे, निशिमुरा जब कूडो और मसामी को मरते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। वो खुशी के मारे पागल हो जाती है क्योंकि दोस्तों निशिमुरा का दिमाग एक सीरियल किलर जैसा था और उसे लोगों को मारना अच्छा लगता है। तो बेसिकली निशिमुरा जानबूझकर लोगों को श्राप से मार रही थी ताकि वो मजे ले सके। हालांकि कहानी में राज अभी बहुत बाकी है क्योंकि दोस्तों ये जो निशिमुरा थी ना प्रेजेंट में, ये निशिमुरा थी ही नहीं। अरे कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूँ। असल में निशिमुरा उन सारे दोस्तों की रियल दोस्त है, पर निशिमुरा रियूनियन में आई ही नहीं थी।
निशिमुरा की एक जुड़वा बहन थी आमी, और ये जो लड़की सबको श्राप से मार रही है ये निशिमुरा नहीं, उसकी जुड़वा बहन आमी थी। आमी ने ही पास में कूडो और मसामी को मारा था। आमी को ही पता था कि किस करने से श्राप ट्रांसफर हो जाता है, और आमी का दिमाग ही सीरियल किलर वाला है। वहीं जो रियल निशिमुरा थी वो अपने घर पे आराम से सो रही थी। बेसिकली निशिमुरा इस कहानी में थी ही नहीं। निशिमुरा की बहन आमी उन सारे दोस्तों को जानबूझकर मार रही थी मजे लेने के लिए, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। एक और फाइनल बात, जो निशान था ना श्राप का, वो स्टैचू को टच करने से नहीं आया था रेयोको के ऊपर, क्योंकि नाना ने भी स्टैचू को टच करा था पर उस पे कोई श्राप नहीं लगा। असल में ये श्राप उस स्टैचू से रिलेटेड है ही नहीं। ये श्राप शुरू होता है अगर एक इंसान दूसरे इंसान को किस करे उस जगह के आसपास जहाँ पे मियोको मरी थी। मूवी की स्टार्टिंग में जब रेयोको ऑडिटोरियम में सो रही थी तभी आमी आई थी और उसने उसे किस कर लिया था नींद में। इसी वजह से ये श्राप स्टार्ट हो गया था और वो निशान आ गया था रेयोको के पैर पे। देन वो डिमोनिक आत्मा पड़ गई थी रेयोको के पीछे और भागते भागते रेयोको टकरा गई थी यूमिको से, और उन दोनों की उस टक्कर के बीच में किस हो गई थी गलती से। यही वजह है कि श्राप चले गया था यूमिको के ऊपर और यूमिको सबसे पहले मारी गई थी। देन यूमिको की लाश को ढकते वक्त आमी ने उसे किस कर श्राप वापस ले लिया था। इसके बाद बारी आई थी वाकाबयाशी की, जो एक थड़की लड़का था। वो आमी से चिपक गया था और उसने आमी को किस किया था जानबूझकर, और इसलिए वाकाबयाशी भी मारा गया था। अब आपको याद होगा कि वाकाबयाशी डेट कर रहा था फुबुकी को, और फुबुकी को ही वाकाबयाशी की लाश मिली थी। फुबुकी ने देन वाकाबयाशी की लाश को किस किया था सैड होकर, और इसलिए वो श्राप चले गया था फुबुकी के ऊपर। देन उसके बाद जब हिकारी फुबुकी पे इल्जाम लगा रही थी कि फुबुकी ने सबको मारा है तो फुबुकी भाग गई थी। फुबुकी को देन आकर रोका था शुन ने, और जब शुन फुबुकी को कंफर्ट कर रहा था तो शुन ने उसे किस कर दिया था, क्योंकि वो भी एक थड़की लड़का था। उसकी किस की वजह से श्राप फुबुकी से शुन पे चले गया था एंड देन शुन भी मारा गया। अब यहाँ पे एक और बात, ये सब होने के बाद आमी कुछ देर के लिए गई थी लाशों के पास एंड गेस व्हाट, लाशों के साथ ही पड़ी थी फुबुकी की लाश। मतलब श्राप ने फुबुकी को भी मार डाला था, पर आखिर क्यों? दोस्तों असल में शुन ने फुबुकी को किस किया था, फुबुकी ने शुन को किस नहीं किया था। तो श्रापित फुबुकी से श्राप शुन को लग गया था, पर यह श्राप ऐसे काम नहीं करता। अगर श्रापित फुबुकी जानबूझकर किस करती तो वो श्राप ट्रांसफर हो जाता कंप्लीटली। बेसिकली अगर श्रापित इंसान किसी को जानबूझकर किस करेगा तभी ये श्राप ट्रांसफर होगा और श्रापित इंसान बच जाएगा। पर अगर कोई और इंसान श्रापित इंसान को किस करेगा तो दोनों लोग ही मारे जाएंगे। यही रीजन है कि पास्ट में कूडो और मसामी दोनों लोग मारे गए थे, सिर्फ कूडो नहीं मारा गया था। एनीवे आमी ने देन श्रापित फुबुकी से श्राप वापस ले लिया था और वो जाकर चिपक गई थी केंता से। केंता हो गया था श्रापित, पर फिर आमी ने केंता को सच बता दिया था, यानी कि आमी ही वो इंसान है जो केंता को मैनिपुलेट कर रही थी। आमी चाहती थी रेयोको को मारना, पर क्यों ये शायद आगे पता चले। पर फिलहाल के लिए ये थी पूरे श्राप की कथा। मुझे आशा है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अब सीन आता है हिकारी पे, जो आराम से छिपी हुई थी कि तभी आमी उसे आकर बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देती है और उसे किस कर चले जाती है श्राप देकर। इसके बाद हिकारी को होश मिलाता है ताकेशी, जिस बेचारे का फाइनली मूवी में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम आया। ताकेशी और हिकारी थोड़ा बात करते हैं और उसे दोनों को ही नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है, तो ताकेशी बाकी लोगों को ढूंढने के लिए चले जाता है। हिकारी रह जाती है अकेली जब उस पे हमला कर देती है कोई अनजान शक्ति। यहाँ पे सीन कट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि हिकारी मारी गई या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेयोको को, जिसके पास आता है गुनपी, जो हद से ज्यादा खुश था। अब दोस्तों यहाँ से मूवी थोड़ी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी, तो ध्यान रखना कि कौन किसे किस कर रहा है। यहाँ पे गुनपी खुश इसलिए था क्योंकि आमी ने गुनपी को बोला था कि अगर वो जाके हिकारी को किस करे एंड देन रेयोको को किस करे तो आमी उसे डेट करेगी। बेसिकली पहले आमी ने श्राप दे दिया था हिकारी को एंड देन आमी चाह रही थी कि गुनपी उस श्राप को रेयोको पे ट्रांसफर कर दे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि थोड़ी देर पहले अभी जो हिकारी पे हमला हुआ था ना, वो गुनपी ने करा था ताकि वो हिकारी से श्राप को रेयोको पे ट्रांसफर कर दे। गुनपी अब प्रेजेंट में रेयोको को किस करने की कोशिश करता है, पर एंड टाइम पे हिकारी गुनपी को आकर मारकर बेहोश कर देती है। सेम टाइम पे आ जाती है नाना, जो रेयोको से माफी मांगती है उस पे हमला करने के लिए। पर नाना की कहानी अभी हम साइड में ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हिकारी और रेयोको कंक्लूजन निकालते हैं कि निशिमुरा ने गुनपी को बोला था दोनों लड़कियों को किस करने के लिए, पर क्यों, इस बात का जवाब तो निशिमुरा ही देगी।
हिकारी निकल जाती है निशिमुरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी कोई भी नहीं जानता कि निशिमुरा असल में आमी है। सच्चाई सिर्फ हम दर्शकों को पता है। एनीवे, हिकारी के जाते ही अचानक नाना किस कर लेती है रियोको को और हंसने लगती है। यहाँ पे नाना खोलेगी एक और सच, तो चलो जानते हैं नाना की कहानी। दोस्तों, नाना शुरुआत से डरी हुई थी अपनी जान को लेकर। नाना को लग रहा था कि उसने स्टैचू को तोड़ दिया है और इसलिए श्राप उसे मार डालेगा। यही वजह थी कि नाना पागल सी हो गई थी और वो सारे लोगों पे हमला कर रही थी। नाना को लग रहा था कि अगर वो सबको मार डालेगी तो शायद वो श्राप से बच जाए। कट कर अगर आते हैं जरा आमी पे। याद है अभी कि आमी ने हिकारी को मारकर बेहोश करा था और श्राप दे दिया था हिकारी को, जिसके बाद ये पूरा गुनपी वाला सीन हुआ था। वेल, बात असल में कुछ और है। आमी ने हिकारी को किस करा ही नहीं था, वो एंड टाइम पे रुक गई थी। आमी ने देन प्लान किया था कि वो अब सबको श्राप की बात बता देगी ताकि खेल में मजा आए। आमी ने गुनपी को बोला था कि जाओ दोनों लड़कियों को किस करो, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, क्योंकि आमी खुद जानती थी कि दोनों लड़कियां कभी गुनपी को किस नहीं करेंगी। नाउ इसके बाद आमी गई थी पागल हो रखी नाना के पास। आमी ने नाना को किस करा था और नाना को उसने सच्चाई बता दी थी कि कैसे श्राप फैलता है। आमी ने नाना को बोला था रियोको को किस करने के लिए जानबूझकर, क्योंकि ऐसा करने के बाद नाना जिंदा बच जाएगी, और इसलिए ही नाना ने अभी रियोको को किस किया और इंस्टेंटली रियोको के पीछे आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा। नाना भाग जाती है अपनी जान बचाकर, पर भागने से पहले नाना रियोको को सारी सच्चाई बता चुकी थी। सिंस अब रियोको श्रापित है तो वो फाइनली समझ जाती है कि उसी की वजह से यूमी को मारी गई थी। वो श्रापित निशान को ढक देती है और रियोको नहीं चाहती थी कि कोई भी और इंसान उसकी वजह से मारा जाए। तभी वहां पे आ जाता है ताकेशी। वो रियोको से बात करता है, पर रियोको भाग जाती है अपना मुंह छिपाकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ताकेशी उसकी वजह से मारा जाए। हालांकि कमरे से निकलते ही रियोको टकरा जाती है हिकारी से, और हिकारी श्राप के बारे में सब कुछ जान गई थी क्योंकि उसने नाना और रियोको की बातों को सुन लिया था। अब हिकारी यहाँ पे रियोको को मरने नहीं देना चाहती थी। वो बोलती है कि रियोको उसकी हमेशा जानी दुश्मन रहेगी, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि दोनों लड़कियां स्कूल टाइम पे ताकेशी को पसंद करती थी। पर बात थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है, क्योंकि उस विवाद से पहले दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स थी और उसी दोस्ती के नाते हिकारी रियोको को मरने नहीं देना चाहती। इतना ही नहीं, रियोको पे उन दोनों की एक फोटो भी थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। यहाँ पे अब ताकेशी सुन लेता है दोनों लड़कियों की बातें, और 10 साल बाद भी सिंस ताकेशी रियोको से प्यार करता था, इसलिए वो भाग कर आता है और रियोको को किस कर भाग जाता है श्राप को अपने साथ लेकर। रियोको भागती है ताकेशी के पीछे, और ये सब देखकर हंस रही थी आमी डिमोनिक तरीके से। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसके बाद हिकारी और रियोको ताकेशी को पूरे स्कूल में ढूंढती है, पर ताकेशी तो जैसे गायब ही हो गया था श्राप के साथ। काफी देर बाद रियोको टकराती है आमी से, और आमी करने लगती है डिमोनिक बातें कि कैसे अब ताकेशी मारा जाएगा। पर आमी की बातों से रियोको समझ जाती है कि ये लड़की उनकी दोस्त निशिमुरा नहीं है। यहाँ पे आमी बता देती है कि निशिमुरा उसकी बहन है। हमें पता चलता है कि पास में आमी ने श्राप से 5 लोगों को मारा था और उसे फिर से मजे करने थे श्राप के साथ, और इसलिए अब वो इन लोगों को मार रही है। क्योंकि दोस्तों, एक बार जब श्राप शुरू होता है ना, तो वो काफी सारे इंसानों को मारकर अपने आप चले जाता है। इतना ही नहीं, पूरी मूवी में आमी रियोको को टारगेट इसलिए कर रही थी क्योंकि रियोको, हिकारी और ताकेशी का रिश्ता सबसे ज्यादा उसे अच्छा लग रहा था। आमी असल में बहुत ज्यादा ईविल लड़की है और वो सबके रिश्ते खराब कर कर उन्हें मरते हुए देखना चाहती है। पर स्टार्टिंग से एंड तक रियोको बचती आ रही थी, और इसलिए अब आमी को फर्क नहीं पड़ता कि रियोको मरे या फिर ताकेशी। आमी की इन बातों से रियोको का खून खौल जाता है और अचानक रियोको किस कर लेती है आमी को, जिससे आमी की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये सब कुछ रियोको, हिकारी और ताकेशी का बहुत बड़ा प्लान था। अब कमरे में आते हैं ताकेशी और हिकारी, और हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ताकेशी ने रियोको को किस नहीं किया था। उसने बस रियोको को ये बोल दिया था कि तुम ऐसे एक्ट करो जैसे मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। असल में ताकेशी ने देख लिया था आमी को, जो उन लोगों पे नजर रखे हुए थी, और इसलिए ये सब प्लान हुआ था। तीनों लोग एक्टिंग कर रहे थे ताकि एंड में रियोको आमी के नजदीक आ जाए और वो उसे किस कर श्राप वापस उसे ही दे दे। फाइनली यहाँ पे श्राप ट्रांसफर हो जाता है आमी के ऊपर। आमी अब डर के मारे भागती है अपनी जान बचाकर, पर जल्दी ही हॉलवे से सुनाई देती है उसकी चीख। सब जाकर चेक करते हैं और इस डिमोनिक आत्मा ने आमी को मार डाला था। फाइनली सुबह भी हो चुकी थी। आत्मा दिन चले जाती है। हिकारी और ताकेशी और रियोको एंड में जिंदा बच जाते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
ये थी एक्सप्लेनेशन नोरोई वो आगेरू मूवी की। और हाँ, मैंने अपनी आखिरी वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में मैं थाई हॉरर मूवी ग्रेवयार्ड हॉरर की चौथी कहानी को भी रिकैप करूंगा। पर देख रहे हो ऑलरेडी ये मूवी कितनी ज़्यादा लंबी हो गई थी। अब अगर मैं उस कहानी को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि उस कहानी को मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, पर वो वीडियो जल्दी ही आएगी जिस पे आपको वो चौथी कहानी मिल जाएगी। मुझे आशा है कि आप सभी को नोरोई वो आगेरो मूवी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। मैं हूँ डिमोनिक आर्काइव्स और मैं लाके देता हूँ बेस्ट हॉरर मूवीज़ के रिकैप। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मेरे से पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करो और इस चैनल के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। आप सभी ने मेरी इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।